हमारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल व्याख्याता के लिए जो भर्ती परीक्षा आई थी 2015 में, जिसकी परीक्षा 21 जुलाई 2016 को हुई थी। उसके अंतर्गत भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं। उनको हम लोग 3 वीडियोज में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के जो 50 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको बताते चले कि जो भी हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न पत्र सॉल्व करने से आपको फायदा क्या होगा कि जो भी आगामी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे यूपी पीजीटी की परीक्षा हो या राजस्थान कॉलेज लेक्चरशिप की जो परीक्षा हो, यूपी हायर एजुकेशन की परीक्षा हो या आपका यूपी जीआईसी लेक्चर की परीक्षा हो, तो जो भी आगामी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें ये प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य साबित होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा पूछा गया है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बताते चले कि इसमें जो प्रैक्टिकल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन पे हम लोग स्टेट्स के पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखना शुरू करेंगे। बाद में अगर समय मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल्स के जो पार्ट है उसको डिटेल में एक वीडियोज में कवर करेंगे। तो जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपसे कि पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। पीर पंजाल रेंज इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन दिए हुए हैं उप हिमालय का मतलब सब हिमालयस, लघु हिमालय का लेसर हिमालयस, आंतरिक हिमालय का इनर हिमालयस और ट्रांस हिमालय का। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, आप सोचिए और हमें सोच के बताइए। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? आपका उत्तर है कौन सा? लघु हिमालय। ठीक है, आप आसानी से क्या लगा देंगे? लघु हिमालय लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसको लगा दीजिए टिक, लघु हिमालय। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला पूछा गया है कि जिसमें अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है, वह प्रक्षेप कौन सा है? द प्रोजेक्शन इन विच डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस इक्वेटर वर्ड्स इज। ऑप्शन दिए हुए हैं ध्रुवीय खमध्य क्षेत्रफल मतलब पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। दूसरा है आपका बेलनाकार सम क्षेत्रफल सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तीसरा है आपका शंक्वाकार सम क्षेत्रफल कॉनिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। चौथा है आपका सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ध्रुवीय खमध्य सम क्षेत्रफल। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर कि एक बोन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तरी मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर अक्षांश मानक के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता क्या होगी? इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। ए बोन्स प्रोजेक्शन हैज बीन ड्रॉन एज्यूमिंग 50 डिग्री नॉर्थ एज ए स्टैंडर्ड पैरेलल। इफ इट इज redrawn assuming 25 degree north as a standard parallel, the curvature of latitudes in it will, ऑप्शन दिए हुए हैं कि वही रहेगी remains the same। दूसरा है आपका बढ़ेगी increase। तीसरा है घटेगी मतलब decrease होगी। चौथा है कि मानक अक्षांश के उत्तर में बढ़ेगी तथा उसके दक्षिण में घटेगी increase north of the standard parallel and decrease south of it। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि घटेगी। ठीक है, मतलब कि अगर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जगह पर मानक अक्षांश बनाया जाता है तो अक्षांश रेखाओं की जो वक्रता है वो घटेगी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर कि केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है वह है द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी about which the sum of the squares of the deviation is at the minimum is। ऑप्शन दिए हुए हैं माध्य व बहुलक मतलब मीडियन एंड मोड। दूसरा है माध्यिका मतलब मीडियन। तीसरा है बहुलक मतलब मोड। चौथा है आपका माध्य। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है माध्य। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को कहते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली occurring value in distribution is called। ऑप्शन दिए हैं बहुलक मतलब मोड, माध्यिका मतलब मीडियन, तीसरा है माध्य मतलब मीन, चौथा है माध्य व माध्यिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बहुलक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर कि यदि समंकों में से कोई
स्थिरांक घटा दिया जाए। इफ ए कांस्टेंट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा, तो उसका प्रमाप विचलन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन विल, ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्थिरांक के बराबर घट जाएगा, डिक्रीज बाय द कांस्टेंट। दूसरा है स्थिरांक के बराबर बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय कांस्टेंट। तीसरा है स्थिरांक के वर्ग के बराबर घट जाएगा, इंक्रीज बाय द स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। और चौथा है आपका अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स द सेम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि समंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर, मतलब इफ डेटा आर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट से डेटा को डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविजन्स बाय द कांस्टेंट। दूसरा है माध्य अपरिवर्तित रहेगा तथा प्रमाप विचलन कम हो जाएगा, मीन विल रिमेन अनचेंज्ड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल लोवर्ड। तीसरा है प्रमाप विचलन अपरिवर्तित रहेगा व माध्य कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड एंड मीन विल बी लोवर्ड। और चौथा है आपका कि माध्य व प्रमाप विचलन दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड। अब आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, अगर कोई भी डेटा है उसको अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका होगा क्या कि माध्य और आपका जो प्रमाप विचलन स्थिरांक जो है वो विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मेंटल जिन सेलों से निर्मित हैं, मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन दिए हुए हैं एनहीड्राइट, पेरिडोटाइट, हैलाइट और जिप्सम। तो आपका जो मेंटल बना होता है वो आपका बना होता है पेरिडोटाइट से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर कि सही कथन चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं कि मोहो रेखा स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल को पृथक करती है, मोहो लाइन सेपरेट्स लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। अब आप सोचिए कि ये कथन आपका सही है या गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि मोहो रेखा दुर्बलता मंडल व मेंटल को पृथक करती है, मोहो लाइन सेपरेट्स एस्थेनोस्फीयर एंड मेंटल। तीसरा है आपका मेंटल एक मुलायम परत है, मेंटल इज ए सॉफ्ट लेयर। और चौथा है आपका कि दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है, एस्थेनोस्फीयर इज ए सॉफ्ट लेयर। तो आप सोचिए कि कौन सा कथन सही है। तो आपका सबसे पहले जो क्लियर कट कथन है, कौन सा कथन सही है कि दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर क्या है आपका सेमी लिक्विड स्टेज में होता है या सेमी सॉलिड स्टेज में होता है। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है। और जो दूसरा है आपका कि मोहो रेखा स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल को पृथक करती है, तो ये कुछ हद तक सही है। ठीक है, और तो आपके जो इस दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट एक ही करना है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा, अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो पहला और चौथा आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और आपको बताते चले कि ये 9 नंबर प्रश्न आपका जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अगर आपको परीक्षा में फिर मिलता है तो आपको आपका चौथा नंबर और पहला आपको सिलेक्ट करना होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है, डोम शेप्ड मैग्मा डिपोजिट एट द मिनिमम डेप्थ इज, मतलब कि सबसे कम गहराई पे कौन गुंबदाकार जमाव होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्कंद मतलब स्टॉक, लेपोलिथ, बैथोलिथ और लोकोलिथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लेकोलिथ। तो आप जानते होंगे कि लेपोलिथ, बैथोलिथ, लोकोलिथ में सिल और डाइक में क्या डिफरेंस होता है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप किताब उठाइए, उसको समझ लीजिए। इसके पहले की वीडियोज में हम आपको कई बार बता चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नदी घाटी के गहरा होने में सहायक कारक हैं, द फैक्टर्स विच असिस्ट इन वैली डीपनिंग आर। ऑप्शन दिए हुए हैं अपघर्षण मतलब एब्रेशन, दूसरा है सन्निघर्षण मतलब एट्रिशन, तीसरा है आपका जलीय दबाव मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर, चौथा है आपका गर्तिका छेदन मतलब पॉट होल ड्रिलिंग। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, बी सी डी सही है या ए सी डी सही है। तो आप बताइए कि नदी घाटी को गहरा होने में कौन सा सहायक होता है। तो आपका जो अपघर्षण है मतलब एब्रेशन सहायक होता है पहला,
और क्या सहायक होता है, जलीय दबाव सहायक होता है, और आपका जो है गर्तिका छेदन सहायक होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ACD। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है, पॉजिटिव चेंजेस इन बेस लेवल अकर्स व्हेन। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि समुद्र तल स्थिर रहने पर, सी लेवल रिमेन्स स्टेशनरी, उसके बाद आपका है कौन सा कि समुद्र तल नीचे गिरने पर, सी लेवल फॉल्स, समुद्र तल ऊपर उठने से, सी लेवल राइजेस, घाटी की तली ऊपर उठने से, वैली फ्लोर इज अपलिफ्टेड। तो धनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है, समुद्र तल के ऊपर उठने से। ठीक है, तो आधार तल में धनात्मक परिवर्तन तब होता है जब आपका समुद्र तल ऊपर उठने से होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि सममंडल में सम्मिलित है, होमोस्फेयर इंक्लूड्स, ऑप्शन दिए हुए हैं आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो आप बताइए कि सममंडल या होमोस्फेयर जो होता है उसमें कौन कौन से आते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD सही है, ABC सही है, CD सही है, या ACD सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, A, B और C, मतलब कि आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल सही होगा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ प्रश्न कि आप बताइए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, कौन कौन सी परतें पड़ती हैं, उनको आप क्रमबद्ध रूप से लगा दीजिए। तो कौन कौन सा क्रमबद्धता होगी, पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद आपकी क्षोभ सीमा आएगी। ठीक है, तो क्षोभ सीमा कोई परत नहीं है बल्कि ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर, मतलब कि आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में। और उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद आपका क्या आ गया, क्षोभ सीमा आ गई, क्षोभ सीमा के बाद आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपकी समताप सीमा, फिर आपका मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा, फिर आपका आयन मंडल। ठीक है, और आयन मंडल के आपके बाद बहिर्मंडल। तो इस तरह से आपका है। ठीक है, अब आपको बताते चले कि इसी में ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के अंतर्गत 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य इसका संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि जो आयन मंडल है उसमें आपकी DEF परत भी पाई जाती है, आपको मालूम होगा। तो DEF परत क्या होती है उसको आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने का प्रयास करिएगा, सोचिएगा भाई क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि धरातल को गर्म करने वाला या वाले सार्थक कारक हैं, सिग्निफिकेंट वार्मर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज और आर। ऑप्शन दिए हुए हैं सौर विकिरण की लघु तरंगे, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, दूसरा है प्रतिविकिरण की दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव काउंटर रेडिएशन, तीसरा है भूगर्भीय ताप, हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर, चौथा है प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स। अब आपसे पूछा गया है कि ए बी सही है या ए बी सी सही है या ए बी सी डी सही है या केवल ए सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए और बी सही है, मतलब कि सौर विकिरण की जो लघु तरंगे हैं और जो आपकी पृथ्वी विकिरण की जो दीर्घ तरंगे हैं वो धरातल को गर्म करने में प्रमुख रूप से सहायक होती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सहायक कौन सी है, तो आपकी जो प्रतिविकिरण की जो दीर्घ तरंगे हैं, लॉन्ग वेव काउंटर रेडिएशन से, वो सबसे ज्यादा सहायक होती है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता है तो तापमान अनुभव करते हैं अधिक। इफ देयर वर नो सर्कुलेशन ऑन द अर्थ वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड टेम्परेचर्स मोर। ऑप्शन दिए हुए हैं विषम मतलब कि कंट्रास्ट, दूसरा है सम मतलब इक्वेबल, निम्न मतलब लो, अस्थिर मतलब फ्लक्चुएटिंग। तो आप बताइए कि क्या होगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका विषम। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि समताप रेखाएं उन स्थानों को मिलाती हैं जहां आइसोथर्म्स ज्वाइन द प्लेसेस ऑफ। ऑप्शन दिए हुए अवलिखित तापमान समान हो, इक्वल रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स, दूसरा है समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो, इक्वल टेम्परेचर एडजस्टेड एट सी लेवल, तीसरा है अवलिखित न्यूनतम तापमान समान हो, इक्वल लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, और उसके बाद चौथा आपका है कि अभिलिखित अधिकतम तापमान समान हो, इक्वल हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो आपका जो समताप रेखाएं होती हैं आपको मालूम होगा आइसोथर्म्स समान होती है ना आपकी, क्या कि समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो जहां पर, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर्स एडजस्टेड एट सी लेवल। ठीक है, आपको वही होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर कि
किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं। उसकी मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन्स इन ए गिवन मास ऑफ एयर इज इट। ऑप्शन दिए हुए हैं, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, या सापेक्ष आर्द्रता, या गुप्त आर्द्रता मतलब लैटेंट ह्यूमिडिटी, या आपका विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आपका जो अगर कोई मात्रा दी हुई है, मतलब कि प्रति ग्राम वायु के भार में कितने ग्राम जलवाष्प पाया जाता है, मतलब अगर इस तरह से कोई दिया हुआ है, कोई भी चीज डेटा दी हुई है, तो वो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो जो दिया गया प्रश्न है उसके अनुसार आपका क्या होगा कि विशिष्ट आर्द्रता होगी। अब सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि निरपेक्ष आर्द्रता मतलब कि वायु में उपस्थित नमी की मात्रा तथा नमी धारण करने की क्षमता के जो अनुपात होता है वो क्या आपका सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। इसी तरह से आपका जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो आपका प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध नमी की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अब आप बताइए गुप्त आर्द्रता क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, स्थिर दर से बढ़ती है इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, दूसरा है घटती दर से बढ़ती है इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, तीसरा है बढ़ती दर से बढ़ती है इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, चौथा है बढ़ती दर से घटती है डिक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बढ़ती दर से बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ रहा है तो वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति आपकी बढ़ती जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्ध्व विकसित मेघ का प्रकार है द क्लाउड टाइप्स विद वर्टिकल ग्रोथ इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्तरीय मतलब स्टेटस, उच्च स्तरीय अल्टो स्टेटस, पच्छाव स्तरीय सीरो स्टेटस, कपासी वर्षी कुमुलोनिम्बस। तो ऊर्ध्व विकसित जो मेघ के प्रकार हैं वो आपके हैं कपासी वर्षी मतलब कुमुलोनिम्बस, ठीक है। और ऊर्ध्व विकसित जो मेघ होते हैं वो और भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपके क्यूमुलस भी होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस भी होते हैं और आपके क्यूमुलोनिम्बस भी होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अनुसार आपका कपासी वर्षी या क्यूमुलोनिम्बस है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल टूवर्ड्स द पोल्स डिफ्लेक्शन फोर्स। ऑप्शन दिए हुए घटता है मतलब डिक्रीजेस, बढ़ता है इंक्रीजेस, स्थिर रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, अस्थिर रहता है फ्लक्चुएट्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजेस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है। द एंटी क्लॉकवाइज इनवर्ड विंड सर्कुलेशन विल बी ए एन। ऑप्शन दिए हुए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या, क्योंकि इनवर्ड मूवमेंट कह रहा है सर्कुलेशन कह रहा है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा, चक्रवात कहलाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो प्रश्न संख्या है वो 22 है। आपसे पूछा गया है कि क्रमशः उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है द gyre of the ocean currents in northern and southern hemisphere is respectively। ऑप्शन दिए हुए हैं, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, ठीक है, दूसरा दिया घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत, चौथा है घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के अनुरूप, ठीक है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो आप बताइए कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो महासागरीय धाराओं का जो सर्कुलेशन है किस तरह का होगा। तो आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी कर दी जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट विलंब आएगा, और वह है
If the moon's rotation speed is doubled, the next tide at a place will be delayed by in minutes. ऑप्शन दिए हुए 104, 52, 13 या आपका 26। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 26 मिनट। मतलब 26 मिनट देरी से आएगा यदि चंद्रमा की घूर्णन की गति को दोगुना कर दिया जाए, तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पे जो ज्वार होगा वो 26 मिनट लेट आएगा। अगला फिर उसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा, वह है इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ एंड द मून इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द नेक्स्ट टाइड एट ए प्लेस विल बी डिलेड बाई इन मिनट्स। ऑप्शन दिए 13, 26, 52 और 104। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 52 मिनट। अब इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको बाद में वीडियोस में बताए जाएंगे जब आपको पूरे लेक्चर सीरीज शुरू होगी। अभी हम लोगों का देखने का टारगेट यही है कि हम प्रश्नों को देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वह है द टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड रफली बिटवीन 45 डिग्री to 65 degree latitudes on the eastern margins of the continents is। ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिमी यूरोपी मतलब वेस्ट यूरोपियन, सेंट लॉरेंस, उष्ण मरुस्थलीय हॉट डेजर्ट और मानसूनी। तो आपका जो पूर्वी भाग में पाया जाता है वो आपका है सेंट लॉरेंस तुल्य। अब आप इसी तरह से बताइए कि 30 से 45 डिग्री अगर पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आप सोचिए। तो आपको याद आ रहा होगा कि क्या पाया जाता है, चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, ठीक है, पूर्वी भाग में। और पश्चिमी भाग में कौन सी पाई जाती है आपको मालूम होगा, आप बताइए कि कितना होगा। तो वो होती है आपकी भूमध्य सागरीय प्रकार की, ठीक है। आप सोच लीजिएगा और भी क्या होते हैं, जितने भी आपके जो जलवायु प्रदेश है उनको आप याद कर लीजिए कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में क्या पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइनल स्थिति होती है वह है मीटर में। हेलोक्लाइनल कंडीशन एग्जिस्ट बिटवीन द ओशियानिक डेप्थ ऑफ इन मीटर्स। ऑप्शन दिए 1500 से 2000, 100 से 300, 300 से 1000 या 1000 से 3000। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 300 से 1000। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है द ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप extending from Sasaram in Bihar to Chittorgarh in Rajasthan belongs to the rock system। ऑप्शन दिए कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन। तो यह आपका जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उसमें आपको सूची 1 में हिमालय के निर्माण में पर्वत निर्माणकारी बल की दिशा को दिखाया गया है, को सूची 2 से जिसमें उसके प्रतिपादक दिए हुए हैं उनको सुमेलित करना है कूट की सहायता से और सही उत्तर का चयन करना है। और आपका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है कि मैच लिस्ट 1 which are given direction of the mountain building forces in the building of Himalayas with list 2 its advocate and select the answer from the given codes। तो आपका जो पहला दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण किसने कहा था, तो उत्तर से दक्षिण आपका जो है स्वेस, मतलब उत्तर से जिसने कहा था वो आपका स्वेस है, ठीक है। और जो दक्षिण से कहा था वो आपका कौन है, वो है आरगंड। जो दोनों ओर से कहे थे वो कौन है, कोबर। और जो किसी और से नहीं है वो क्या है आपका बुरार्ड। तो ये देखिए आपके लिए नया प्रश्न है ना, तो आप इसको लगा देंगे आसानी से, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर की कोपेन की योजना अनुसार EMW प्रकार का जलवायु जहां मिलता है वह है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम EMW टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन। ऑप्शन दिए हुए केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जम्मू कश्मीर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 30 नंबर प्रश्न प्रोजेक्शन से है कि बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रोजेक्शन के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो जब तक आप बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रश्न सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे आप रट ही सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने पीजी की क्लासेज में या यूजी की क्लासेज में प्रोजेक्शन या प्रैक्टिकल्स पढ़े हुए हैं तभी आपका काम चल पाएगा।
अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ें तो आप टेक्स्ट बुक उठाइए और उसको पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो हम उसको आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की लंबाई समान होती है, ठीक है। इक्वेटर एंड पोल्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरा है कि यह शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। इट इज ए होमोलोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तीसरा है कि देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ। और चौथा है कि देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इक्विस्पेस्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला, दूसरा और चौथा है, ठीक है, जो कि बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रोजेक्शन के लिए सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मालवीय प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है। इन मालवीय प्रोजेक्शन द सेंट्रल मेरिडियन इज रिप्रेजेंटेड। ऑप्शन दिए हुए अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर, इक्वल टू इट्स एक्चुअल लेंथ। दूसरा है अपनी वास्तविक लंबाई से लंबी, लॉन्गर देन इट्स एक्चुअल लेंथ। अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी, शॉर्टर देन इट्स एक्चुअल लेंथ। और चौथा है भूमध्य रेखा की 1/3, 1/3 ऑफ द इक्वेटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3 नंबर, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब आप इसको देख लीजिए, ये प्रश्न आपका इंटरेस्टिंग है कि दिया हुआ प्रकीर्णन है, आरेख प्रदर्शित करता है जिसमें r का मान लगभग में कितना है। द गिवन स्कैटर्ड डायग्राम रिप्रेजेंट्स द approximately the r of, ठीक है। अब आप इसको स्कैटर डायग्राम को दिए देख लीजिए और आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं 0.6, -0.6, -1 और +1, ठीक है। तो अब आप स्कैटर डायग्राम इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस डायग्राम को देखिए। उसके पहले आप ये डायग्राम देखिए। अगर x और y के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आ रहा है, आप कर्सर को देखिएगा, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है यूनिफॉर्म तरीके का, तो आपका नो कोरिलेशन, ठीक है। अब आप लोग इस पे आइएगा, इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो भी प्लॉटिंग्स है ये प्लॉटिंग देखिए, तो ये क्या है, अगर इस तरह का प्लॉट है तो r की वैल्यू जो है, जो कोरिलेशन है वो 1 है। अगर इस तरह से प्लॉटिंग है तो -1 है। अगर इस तरह से है तो आपका 0 है। अगर आपका इस तरह से है, ये आप देखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि 0 से अधिक रहेगी और 1 से कम रहेगी, अगर इस तरह की प्लॉटिंग है, ठीक है। अगर इस तरह से प्लॉटिंग है, फिर सेम कर्सर को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपकी -1 से क्या है, -1 से कम है और 0 से ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा, अगर इस तरह की प्लॉटिंग है तो आपकी 0। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि जो दिए गए विकल्प हैं, आप विकल्प देखिए, अगर आप ये देखिए इस तरह से है, तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, लेकिन ये एक लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए -1 तो नहीं होगा। तो नेगेटिव है, -1 नहीं है, तो आपका बचा क्या माइनस में, -0.06। तो आपका यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समंकों के लिए कोटि आकार सहसंबंध होगा। द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा विल बी। x की वैल्यू दी हुई है 26462, y की वैल्यू है 44444, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इनका आप जो है कोटि आकार, जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो कोरिलेशन है क्या होगा। तो कोटि आकार के लिए दो तरह के आपके जो फॉर्मूले हैं, एक आपका कार्ल पियर्सन का है और दूसरा आपका स्पीयरमैन का है, ठीक है। तो आपको जो है, जो आसान लग रहा है, तो आसान हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। तो आप देखिएगा आसान में, ये आप जो है फार्मूला लगाएंगे कि r इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ वही सेम वैल्यू, तो आपका r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, ठीक है। आप इस तरह का जो है फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मान लीजिए कि जो डेटा दिया हुआ x की जगह पे यहाँ मैं फिजिक्स को उदाहरण दे रहा हूँ और y आपका जो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको अवरोही या आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। और इनको आप रैंक देना है कि सबसे हाईएस्ट क्या है उसको 1 नंबर और लोवेस्ट क्या है उसको 2 नंबर। अगर y में देखिए आप चारों बराबर हैं तो सबको एक 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 नंबर दे देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए
ये आपकी मान लीजिए कि x है, तो इसमें आप पहले नंबर डाल दीजिए और उनको रैंक दीजिए 1 2 3 4 5। y यहाँ लिख दीजिए, उनको रैंक दे दीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये कर लीजिए। फिर रैंक का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, रैंक का डिफरेंस निकालने के बाद जो आपकी वैल्यू आई है उसको आप डी स्क्वायर कर लीजिए, मतलब कि जो वैल्यू आई है उसको स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, उसको वर्क कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसका आप सिग्मा डी निकाल लीजिए। यहाँ पे इसको आप जोड़ लीजिए और सिग्मा डी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब जब सिग्मा डी आपकी वैल्यू हो गई तो आपको क्या करना है, 6 हो गया और सिग्मा डी हो गया, तो 6 इंटू टी स्क्वायर जो भी वैल्यू आए उसको उससे गुणा कर दीजिए। अब उसके बाद n क्या है, n मतलब नंबर्स कितने हैं, तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो आप यहाँ पे 5 इंटू 5 गुणे 5 मतलब 25 माइनस 1 मतलब 25 गुणे 24 और 6 गुणे जो सिग्मा डी की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू है उसको रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा आर का वो आपका 0 आएगा। तो आप इसको करके देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी बताते चले कि जो आपका कोरिलेशन है, कोरिलेशन में हमने आपको क्या है, एक आपका बता दिया कि स्पीयरमैन का फार्मूला। ठीक है, स्पीयरमैन का, और ये आपका जो है कार्ल पियर्सन का फार्मूला है कि R इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपान अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूले में आप वैल्यू रखते चले जाएंगे और आपका जो भी कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जाता है कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन में अगर 0 वैल्यू आ रही तो उसका मतलब क्या है कि वो आपका कोरिलेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपका -5 मान लीजिए आ रहा है तो वो नेगेटिव है, और उसके बाद मान लो -1 आ रहा है तो स्ट्रांगली नेगेटिव है। इसी तरह से आपका प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है और स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, आर वैल्यूज दी हुई है एक तरफ और दूसरी तरफ उसका इंटरप्रेटेड पार्ट दिया हुआ। तो 0 का मतलब क्या है, नो रिलेशनशिप। ठीक है, अगर प्लस 0.01 से लेकर प्लस 0.19 दिया है तो मतलब नेग्लिजिबल रिलेशन, मतलब बहुत कम है। ठीक है, बहुत बिल्कुल शून्य टाइप का। अगर 0.2 से लेकर 0.29 तक है तो मतलब कि वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर 0.3 से 0.39 तक है मतलब मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्लस 0.4 से 0.69 है तो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्लस 0.7 और उससे ज़्यादा है तो मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर 1 है मतलब कि पूरा कोरिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है जो नेगेटिव वैल्यू है वो है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और जो कार्ल पियर्सन का हमने जो आपको बताया था फार्मूला, वो आपको इस तरह से लगाना है। मान लीजिए x की वैल्यू कोई दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आप x से लगा लेंगे, y टेबल में लगा लेंगे, सिग्मा x कर लेंगे मतलब सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा y कर लेंगे, फिर x स्क्वायर मतलब कि इस वाले पोर्शन का आपका स्क्वायर कर लेंगे, y वाले का स्क्वायर कर लेंगे, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे सभी को, सिग्मा y को आप जोड़ लेंगे, फिर उसी तरह से आपको x और y को गुणा करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पे आप इस फार्मूले में जो जो वैल्यूज पूछी गई हैं उनको आप पुट कर देंगे और आपका कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो हमने बताया स्पीयरमैन का जो भी आपको फार्मूला है, ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था क्या, आर इक्वल टू जो भी वैल्यू बताई थी उस तरह से आप रख के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से करना है तो ये हमने सेम बताया था कि मान लीजिए x के आप 5 वैल्यू दी हुई यहाँ पे रख दीजिए, y दे दीजिए, उसके बाद x को रैंक दे दीजिए, जो हाईएस्ट है उसकी वैल्यू दे दीजिए, y की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको दे दीजिए, अगर समान है तो सबको एक 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 वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद d मतलब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, जो भी रैंक्स हैं उनका डिफरेंस निकाल लीजिए और डी स्क्वायर कर लीजिए, फिर डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आप रख लीजिए और उसमें जो है फार्मूले में पुट कर दीजिए इस वाले में। ठीक है, आप पुट कर लेंगे तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसको आप कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मर्केटर प्रक्षेप नहीं है, मर्केटर प्रोजेक्शन इज नॉट। ऑप्शन दिए हैं समक्षेत्र प्रक्षेप, होमोलोग्राफिक, दूसरा है शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ऑर्थोमॉर्फिक, तीसरा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, एजीमुथल,
और चौथा है शुद्ध आकृति व शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ऑर्थोमॉर्फिक एंड एजीमुथल। तो आपका जो सही उत्तर है कि जो मार्केटर प्रक्षेप की विशेषता नहीं है वो है आपका समक्षेत्र प्रक्षेप। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में जलवायु का या के निर्धारक कारक हैं। द क्लाइमेटिक डिटर्मिनेंट्स इन राजस्थान इज आर। ऑप्शन दिए हुए हैं अरावली की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ अरावलीज, दूसरा है अरावली की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावलीज, तीसरा है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, चौथा है वर्षा की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। अब आपका जो सही क्या है वो आप बताइए, केवल सी सही है, केवल ए बी सी सही, बी सही है, या ए सी सही है, या ए बी सी सही है। तो आपका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका है ए बी सी। ठीक है, मतलब कि अरावली की अवस्थिति, अरावली की दिशा व समुद्र से दूरी राजस्थान में जलवायु के निर्धारक के प्रमुख कारक हैं, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता इन सभी की वजह से होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 36 नंबर की, लाल व पीली मिट्टी वाला युग्म जिला युग्म है। द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग ए रेड एंड येलो सॉइल इज। ऑप्शन दिए हुए भरतपुर धौलपुर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर करौली, झालावाड़ बारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सवाई माधोपुर और करौली। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर कि सागवन के वन वाला जिला युग्म है। द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग टीक फॉरेस्ट इन। ऑप्शन दिए हुए हैं उदयपुर राजसमंद, सिरोही पाली, जालौर जोधपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है वह है। द मिलीमीटर आइसोहाइट लाइन विच डिवाइड्स राजस्थान इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हेवल्स इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 250 आपका मिलीमीटर, उसके बाद आपका जो है 500 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर या 50। तो आपके जो सही उत्तर है वो आपका हो गया 100 मिलीमीटर। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है। द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज स्पेसिफिकली फ्रॉम। ऑप्शन दिए दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तीसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर को, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ, तीसरा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की घटती प्रवृत्ति है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि तारा बालुका स्तूप जिसके निकट मिलते हैं, स्टार सैंड ड्यून्स आर फाउंड नियर। ऑप्शन दिए जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़, बाड़मेर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जैसलमेर। इस प्रश्न को जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिलीट कर दिया था, किस वजह से डिलीट किया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है वो आपका तारा बालुका स्तूप जो है आपका जैसलमेर में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वह है। विंध्यन स्कार्पमेंट इन राजस्थान मेनली कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं बालुका पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट और डोलोमाइट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बालुका पत्थर। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्रफल है। परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया टू द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फसल होती है। ऑप्शन दिए हुए 42% मतलब 42%, 51%, 70% मतलब 70%, 80% मतलब 80%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 70%। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओरोजेनेसिस इज। ऑप्शन दिए हुए हैं कैम्ब्रियन, वेरिस्कन, कैलेडोनियन और अल्पाइन, चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, आर्मेनियन, कैलेडोनियन, अल्पाइन, चर्चियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, कैम्ब्रियन और अल्पाइन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका चर्नियन की जगह पे चर्चियन होना चाहिए, चर्चियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ठीक है, तो मतलब इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऊंचाई व स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य
विपरीत संबंध जिसने परिकलित किया वह है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड डेंसिटी ऑफ रिलीफ कॉलम्स वाज हाइपोथेसाइज्ड बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं एरी के द्वारा, होम्स द्वारा, एरी और होम्स दोनों द्वारा, या प्राट के द्वारा। तो आपका जो ऊंचाई और स्थलाकृतिक स्तंभों के बीच में जो विपरीत संबंध है वो परिकलित किया था प्राट के द्वारा। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि टेरेन होते हैं, टेरेन्स आर। ऑप्शन दिए हैं मेंटल के संवहनिक तथा प्लेट विवर्तन के प्रभाव से गतिमान पर्पटी खंड, क्रिस्टल पीसेस माइग्रेटिंग ड्यू टू मेंटल कन्वेंशन एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा है अभिसारी प्लेटें मतलब कन्वर्जेंट प्लेट्स। तीसरा है अपसारी प्लेटें मतलब डाइवर्जेंट प्लेट्स। चौथा है आपका पारिवर्ती प्लेट्स मतलब कि ट्रांस करंट प्लेट्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1 नंबर, मेंटल के संवहनिक तथा प्लेट विवर्तन के प्रभाव से गतिमान पर्पटी खंड को टेरेन कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दिया गया चित्र जिस प्रकार का वर्णन प्रदर्शित करता है वह है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फोल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं सममित का मतलब कि सिमेट्रिकल का, एक नत का, मोनोक्लाइनल का, समनत का, आइसोक्लाइनल का, परिवलित का, रिकम्बेंट का। तो आपका जो सही उत्तर है आप देखिए यहाँ से 90 डिग्री ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है इक्वल में, मतलब कि समनत है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए चित्र में जिस प्रकार को भ्रंश को दिखाया गया है वह है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फॉल्ट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं नॉर्मल मतलब सामान्य, उत्क्रम रिवर्स, विदारण मतलब टियर, और सोपान मतलब स्टेप। तो आपका जो भ्रंश दिखाया गया है वो आपका नॉर्मल फॉल्ट है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि गतिजन्य वायुदाब पेटी या पेटियां हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट और बेल्ट्स इज आर। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल उपोष्ण उच्च वायुदाब उच्च पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ओनली। दूसरा है केवल उपध्रुवीय निम्न दाब, सब पोलर लोअर प्रेशर ओनली। तीसरा है उपोष्ण उच्च दाब व उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों, बोथ सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो प्रेशर। और चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब मतलब पोलर हाई प्रेशर। तो आपका जो गतिजन्य पेटी है वो आपका उपोष्ण उच्च दाब व उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों है। ठीक है। और आपकी जो 2 पेटियां शेष बची हैं मतलब कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो आपकी जो है थर्मल पेटियां हैं। ठीक है, थर्मली इंड्यूस्ड पेटियां हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इस वीडियो का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है कि यदि धरातल सर्वत्र समतल होता और पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवनें समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती। और आपका जो इंग्लिश वर्जन है had there been level land surface and no earth rotation the winds would blow with reference to isobars। ऑप्शन दिए हैं समानांतर होती मतलब पैरेलल होती, तिर्यक होती मतलब ऑब्लिक होती, या समकोण होती एट राइट एंगल होती, या अनियत होती मतलब हैप्पैजार्ड होती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है समकोण होती। मतलब कि धरातल अगर समतल है और पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो जो पवन है या विंड्स हैं वो समदाब रेखाओं के समकोण पर चलती। अंतिम प्रश्न जो इस वीडियो का है उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग अगले 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक वीडियो में काफी ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कोरियालिस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है वह है कोरियालिस फोर्स इज मैक्सिमम ऑन। ऑप्शन दिए हैं थल समीर पर लैंड ब्रिज, दूसरा है जल समीर पर सी ब्रिज, तीसरा है व्यापारिक पौने मतलब ट्रेड विंड्स, और चौथा है ध्रुवीय पौने मतलब पोलर विंड्स। ठीक है, तो आप जो है देख लीजिए आपको 50 प्रश्न समझाए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जरूरी नहीं कि आपके राजस्थान स्कूल लेक्चरर हो या कॉलेज लेक्चरर हो, आपके किसी अन्य राज्य में जो भी परीक्षाएं पूछी जा रही हैं भूगोल विषय सभी में कॉमन है तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप समझिए और इसको आप बताने का प्रयास करिए कि पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। ठीक है, आप सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा।
जब आप पोस्ट करेंगे तो हम लोग आगे फिर वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है जो 50 प्रश्न आपको बताए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जो भी लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और चैनल का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।